अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ द डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमिंग फ्रॉम पेपर टू पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी के जो स्टार्टिंग फेज वाले जो आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन किया गया, वहां से क्वेश्चन लिया गया। द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट को आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यू शुड हैव एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स दैट यू आर रीडिंग। उसके कंटेक्स्ट में ही आंसर राइटिंग में आपका आज का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, डज द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द जुडिशरी? क्या जब हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, क्या उसमें जुडिशरी कहीं पे मेंशन किया गया है? अगर जुडिशरी मेंशन किया तो किस तरीके से है, अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल कैसे है? फर्स्ट। सेकंड इसी का एनालाइज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का स्कोप देखना है कितना है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द जुडिशरी एप्लीकेबिलिटी टू द फंडामेंटल राइट्स। अब आपने दो तीन चीज साइमल्टेनियसली देखनी है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 12 आपको पता होना चाहिए स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एंड थर्डली उसी कंटेक्स्ट में आपको समझना है कि इंप्लीकेशन क्या होने वाला ऑन जुडिशरीज एप्लीकेबिलिटी टू फंडामेंटल राइट्स, कि वहां पे उसका इंप्लीकेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज क्वेश्चन दैट आर देयर। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हो अगर आप में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। मैं बार बार उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं फॉर द रीजन दैट ये बात आप भूल जाओ यार कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक में से आप सब कुछ कर जाओगे। और ऐसी बहुत सारी किताबें भी मार्केट में अवेलेबल होती है, एक ही टॉपिक आ गया उसके ऊपर आपने नीचे कुछ पॉजिटिव लिख दिया, कुछ नेगेटिव लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया। गॉन आर द डेज जब यूपीएससी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछती थी, एंड यू शुड बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स दैट यू रीडिंग, और आपको इंटरलिंकेजेस कंपैरेटिवली डेवलप करने आने चाहिए। कमिंग वापस टू द क्वेश्चन, अगर हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं, इस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आर्टिकल 12 की बात करते हैं, इट विल बी डिफाइनिंग द स्टेट। अब स्टेट को डिफाइन किया गया है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस? इट इज डिफाइनिंग द स्टेट बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट इज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। डिफाइनिंग द स्टेट डिफाइन किया गया है। पर्पस क्या है? फॉर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पार्ट 3 फॉर एग्जांपल किस में डील करते हैं? फंडामेंटल राइट्स में। जब स्टेट को डिफाइन किया गया है तो स्टेट में आता क्या क्या? जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आपको इंट्रोडक्शन इसी तरीके से करना पड़ेगा। आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट प्रोवाइड किया है, उसमें डील विद पार्ट 3। पार्ट 3 फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। अगर हम एज अ स्टेट की बात करते हैं, what is basically being mentioned at that particular point, तो वहां पे क्या आ जाएगा? It will be including executive and the legislature। इसमें क्या आएगा? एग्जेक्टिव आ जाएगा प्लस द लेजिस्लेचर। और कहां का एग्जेक्टिव, कहां का लेजिस्लेचर आएगा? आपको इंट्रोडक्शन में सब लिखना पड़ेगा। एग्जेक्टिव ऑफ द एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर एंड फॉर एग्जांपल ऑफ द स्टेट। ये दोनों के दोनों इस स्टेट शब्द के मतलब का पार्ट बनती है। अलॉन्ग विद इट, इट ऑल्सो डिफाइन व्हाट आर द लोकल अथॉरिटीज दैट आर देयर। लोकल अथॉरिटीज को भी आप स्टेट वर्ड के अंडर ही आ जाएगा, एंड अदर अथॉरिटीज दैट आर देयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर। लोकल अथॉरिटीज प्लस अदर अथॉरिटीज दैट आर देयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर। अब जब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं, इस कंटेक्स्ट जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, दैट इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट, वहां पे कहीं भी आपको जुडिशरी मेंशन नहीं किया गया। यहां पे क्या है? इट इंक्लूड्स द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर, इट इंक्लूड्स अदर लोकल अथॉरिटीज दैट आर देयर एंड अदर अथॉरिटीज दैट आर देयर व्हिच आर पार्ट ऑफ द सेंटर। तो यहां पे कहीं पे भी डिसाइड या डिफाइन फॉर एग्जांपल वर्ड नहीं किया, एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, इट परफॉर्म्स नंबर ऑफ फंक्शंस। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जुडिशियल फंक्शंस भी फॉर एग्जांपल परफॉर्म करता है, एंड अदर फंक्शंस आर बेसिकली बीइंग परफॉर्म्ड। तब ये चीज जुडिशरी मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और आर्टिकल 12 में जुडिशरी कहीं नहीं मेंशन किया गया है। देयरफॉर वेरियस क्वेश्चंस आर रेज्ड।
और खास करके ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। क्या आप जुडिशरी के राइट्स के ऊपर कुछ कंट्रोल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? देयरफॉर अगर आपने क्वेश्चन का एक एनालिसिस देखना, अंडरस्टैंडिंग देखनी है, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा भाई आर्टिकल 12 में स्टेट क्या बोलता है और किस तरीके से फॉर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। एंड वहां पे अगर आर्टिकल 12 की बात है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल, दिस इज डायरेक्टली मेंशन्ड, इट डज नॉट explicitly mention anywhere the word judiciary, therefore various questions are basically raised in this regard वहां पे है। And as they are basically scope of article 12 की जब हम बात करते हैं, analyze the scope of article, जब इसके स्कोप की बात आती है तो यहां पे और भी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। We have taken into consideration what is the scope of this article. It is crucial in determining the reach of fundamental rights, because fundamental rights are basically acting as a restriction against the state. आपके ऊपर कहाँ अगर स्टेट कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है या कहाँ पे स्टेट रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगा सकती है। अब स्टेट लगा सकती है तो स्टेट है क्या? That is first thing that has been there. Therefore, we need to understand what is the scope of this Article 12 in the particular consideration. वहां पे फिर उसी बात पे आते हैं, legislature and executive, they're explicitly mentioned. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, but judiciary is not mentioned anywhere. ये दोनों तो मेंशन है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, पर जुडिशरी कहीं पे मेंशन नहीं है। पर एक और बात है, जब हम जुडिशियल एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो जुडिशरी क्या क्या काम करती है? ये जुडिशियल काम करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करती है और ये लेजिस्लेशन का काम भी करती है, लेजिस्लेटिव काम भी करती है वेयर एवर नीडेड। जब जुडिशरी की बात करते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द परफॉर्मेंस ऑफ दीज जुडिशियल फंक्शंस ओनली, इसके साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस है। अब यहां पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंडियन जुडिशियल सिस्टम की कंपैरेटिवली होना चाहिए, तभी आप इस आंसर की एक कंपैरेटिवली बेटर अंडरस्टैंडिंग वहां पे दे सकते हो। अब जब दो अलग अलग फंक्शंस हो गए, एक है ऐसे फंक्शंस जो कोर जुडिशियल फंक्शंस हैं, एक ऐसे फंक्शंस हैं अदर देन द जुडिशियल फंक्शन, जो आप ऐसे समझ लो, जब हम बात करते हैं दीज आर बेसिकली द नॉन जुडिशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल दीज आर बेसिकली द नॉन जुडिशियल फंक्शंस दैट आर देयर। अब जब आर्टिकल 12 की हम बात करते हैं, व्हेन द जुडिशरी इज परफॉर्मिंग दीज नॉन जुडिशियल फंक्शंस, आप ऐसा समझ लो जब जुडिशरी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है या जुडिशरी फॉर एग्जांपल आपके लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वहां पे जुडिशरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्टेट। अगर जुडिशरी नॉन कोर जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो वहां पे आपका स्टेट का पार्ट बन जाएगा, एंड देयरफॉर इंडिविजुअल कैन हैव द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स वहां पे किया जा सकता है। एंड कैसे? फॉर एग्जांपल दे कैन रिजॉर्ट टू द रिट्स एंड दे कैन आल्सो रिजॉर्ट टू द लॉज दैट आर बेसिकली बीइंग मेड। अगर ये नॉन कोर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे आप रिट्स या किसी भी और फॉर एग्जांपल लीगल रेमेडीज को अप्रोच करके अपनी फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करवा सकते हो, पहली बात। सेकेंड थिंग इज बेसिकली द कंसिडरेशन, अगर हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शन की, जुडिशियल फंक्शन इज व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ जुडिशरी। क्या है? ये कोर फंक्शन ऑफ जुडिशरी है। अगर जुडिशरी कोर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टेट, तो वहां पे आप किसी भी जुडिशियल एक्शन के अगेंस्ट रेमेडीज या लीगल रिट्स या कोई भी लीगल रेमेडीज को रिजॉर्ट नहीं कर सकते अपने किसी राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फंक्शन दैट आर बेसिकली बीइंग परफॉर्म्ड बाय जुडिशरी। क्या वो जुडिशियल फंक्शन या कोर जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, एक नॉन जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है? अगर कोर जुडिशियल फंक्शन की बात कर रही है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब स्कोप ऑफ वहां पे आपका कंपेरेटिवली लिमिट हो जाता है कि स्टेट का वर्ड स्कोप है। अब फिर कमिंग बैक टू एनालिसिस की बात, ऐसा क्यों रखा गया? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट कि जुडिशियल के कोर फंक्शंस और नॉन कोर फंक्शंस, कोर फंक्शंस में आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, नॉन कोर फंक्शंस को आपको फॉरेन बेनिफिट मिल जाएगा रिट्स के या जुडिशियल रेमेडीज के थ्रू। द मेन रीजन व्हाई इट इज बेसिकली बीइंग केप्ट इज वी वांटेड टू प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ द पावर दैट हैज बीन देयर एंड वी वांटेड टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आल्सो।
एक तो आपका सेपरेशन ऑफ पावर को प्रिजर्व करना है, बिकॉज अगर कोर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तो वहां पे एक अलग बात, उस प्रिंसिपल को प्रिजर्व करना, दैट इज द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड सेकेंडली, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, लेट इट वर्क फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंटली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इफ वी आर नॉट ब्रिंगिंग जुडिशरी इनटू द रिट जुरिस्डिक्शन, अगर हम जुडिशरी को रिट जुरिस्डिक्शन पे ऊपर नहीं लेके आ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर अपहोल्डिंग द सेंटिटी। What we are doing is we are upholding the sanctity of the judicial process that has been there. Not only this, एक और चीज भी करेंगे, अगर हम independent judiciary है ना, we will not be allowing any interference in the judicial decision. Multiple things are there. ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसने कर दिया, कोर और कोर फंक्शंस को डिवाइड कर दिया। पहला आपके सेपरेशन ऑफ पावर है, independence of judiciary, not to allow any interference, and it is also important that we need to uphold the sanctity of the judicial process that has been there. And in the end, when you are writing this, you can write that in सब करने के वजह से we are in a position to strike a balance. क्या हो रहा है? We are in a position to strike a balance. अब कहां पे फॉर एग्जाम्पल बैलेंस? अलग अलग जगह पे। पहला, we need to protect individual right. On the one hand, we are protecting individual rights. आप इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, पहला, एंड दैट इज ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी। इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, जुडिशरी के भी राइट्स को फॉर एग्जांपल हमने प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। एंड जब ऐसा करेंगे, वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द रोबस्टनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसको भी फॉर एग्जांपल हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर। अगर हम इसको ऐसे करने में कामयाब हो पाएंगे, द थिंग्स वुड बी फॉर एग्जांपल विद इन, आप अगर ऐसा आंसर लिखोगे, यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट अ गुड आंसर एंड गेट गुड मार्क्स ऑल्सो। तो वहां पे पूरे का पूरा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट, पूरे का पूरा स्टेट वर्ड का आपको कंप्लीटली मतलब पता होना चाहिए, क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता है राज्य शब्द में। स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 आपको पता होना चाहिए, एंड उसका इंप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहां कहां पे फॉर एग्जांपल रिट्स को या लीगल रेमेडीज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं और कहां कहां पे हम लीगल रेमेडीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। स्टेट शब्द में लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव इंक्लूड है, और वहां पे फॉर एग्जांपल एंड अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड, बट जुडिशरी इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड। लेकिन जुडिशरी जब अलग अलग काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, लेजिस्लेटिव काम कर रही है, वहां पे नॉन कोर फंक्शंस हैं, वहां पे आप जुडिशियल स्कोप के कंटेक्स्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप रिट्स या लीगल रेमेडीज को अप्रोच कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर जुडिशरी कोर जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उस समय के ऊपर फॉर एग्जांपल आप नहीं कर सकते। एंड द एंड आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, लॉजिक क्या है इसके लिए, एंड एट द एंड इसका फाइन बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, किसका? इंडिविजुअल राइट्स का, और ताकि हम जुडिशरी को भी फॉर एग्जांपल उसकी इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट कर सके। इफ इस तरीके से आप कंप्लीटली अपना आंसर लिखोगे, आपको अच्छे तरीके से बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। एंड इसका मॉडल आंसर इज आल्सो अवेलेबल एट, तो वो भी फॉर एग्जांपल हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जो भी आपका मीडियम है उसमें आप देख सकते हो कंपैरेटिवली।